मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं समकालीन मुद्दे के क्रम को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण दक्षिण सहयोग साउथ साउथ कोऑपरेशन की चर्चा के लिए एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है दक्षिण दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के आधार की खोज। दक्षिण दक्षिण सहयोग यह इंगित करता है कि विकासशील राष्ट्रों को उत्तरी गोलार्ध के विकसित राष्ट्रों पर अपना आर्थिक विकास के लिए निर्भर न होकर विकासशील राष्ट्रों में ही आर्थिक सहयोग के ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, क्योंकि आत्मनिर्भरता किसी भी देश राष्ट्र समाज के लिए बेहद आवश्यक तत्व होता है। और इसी आत्मनिर्भरता को लेकर के इस महामारी में भी यदि आप देखेंगे तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और गांधी जी ने भी कहा था कि स्वावलंबन ही सफलता का सबसे बड़ा साधन है। अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हो तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत होगा। और यही दक्षिण दक्षिण संवाद में भी, साउथ साउथ डायलॉग में भी यही हुआ। आत्मनिर्भरता विकासशील देश विकसित राष्ट्रों की तरफ न देखें, बल्कि विकासशील देश अपने आप खुद स्वयं आत्मनिर्भर बनने की सोचें, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक संवाद और सहयोग स्थापित न होने पर यह सोचा गया कि दक्षिण दक्षिण संवाद अर्थात विकासशील देशों में अधिकतम संभव सीमा तक परस्पर आर्थिक सहयोग की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। दक्षिण दक्षिण संवाद का वास्तविक सूत्रपात सन 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाड के सम्मेलन में विकसित राष्ट्रों के आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ था। इसके बाद निर्गुण शिखर सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की गई। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 ने दक्षिण दक्षिण संवाद की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की। 1964 में स्थापित ग्रुप 77 जिसकी संख्या लगभग 130 है, ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किए। हाल ही में दक्षिण दक्षिण संवाद के लिए G15 ने त्वरित प्रयत्न किए। G15 या तीसरी दुनिया के 15 विकासशील देशों की ग्रुप की स्थापना 1989 में बेलग्रेड के गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय की गई थी। सन G15 देशों का पहला शिखर सम्मेलन जून 1990 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था। सम्मेलन के दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहला, विकासशील देशों का कर्ज और दूसरा, विकसित एवं विकासशील देशों के बीच पारस्परिक उदारवाद। इसमें विकासशील देशों के लिए साउथ बैंक की स्थापना का भी सुझाव दिया गया था। कुआलालंपुर में जिन मुद्दों पर ध्यान दिया गया था, इसके अलावा काराकास में आयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन नवंबर 1991 की कार्यसूची में विकास की नई दिशाएं
विकासशील देशों के बीच सहयोग और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के युग में विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। काराकस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने कहा कि अधिक समानता पर आधारित हुई विश्व व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए न तो विकासशील देशों के लिए मार्ग चार्टर तैयार करने और न ही अत्यधिक टकराव का रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता संवाद और बातचीत शुरू करने की है। G15 देशों के शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी विज्ञप्ति में विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग तथा विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर संबंध कायम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। गुटनिरपेक्ष देशों के जकार्ता शिखर सम्मेलन सितंबर 1992 में विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापक बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग के विस्तार की जरूरत पर भी जोर दिया गया। इस तरीके से सेनेगल की राजधानी डाकार में आयोजित G15 देशों के तृतीय शिखर सम्मेलन दिसंबर 1992 में विकसित देशों से मांग की गई थी कि वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेषकर आर्थिक मुद्दों का समाधान विकासशील देशों के साथ बातचीत के माध्यम से निकालें। G15 देशों ने अपने तीसरे शिखर सम्मेलन में विश्व व्यापार के मुद्दे पर उरुग्वे दौर की बातचीत की सफल और संतुलित समाप्ति की अपील की। समूह ने यह चेतावनी दी कि यदि गैट आयोजना के माध्यम से कुछ प्रतिकूल कदम उठाए गए तो उन विकासशील देशों की आर्थिक विकास को बड़ा धक्का लगेगा जहां पुनर्संरचना और उदारीकरण का दौर चल रहा है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। इसका मुख्य कारण है कि दक्षिण के विकासशील देशों में एकजुटता का अभाव पाया जाता है। पश्चिमी देशों का कहना है कि विकसित देशों से व्यापार और सहायता की नीतियां उदार बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एवं वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन की मांग करने से पहले अपनी ही आर्थिक राजनीतिक प्रणालियों में सुधार एवं पुनर्गठन की चेष्टा करनी चाहिए। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए गरीब और स्व-विकसित देशों का यह संघर्ष वस्तुतः आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष है। इस संघर्ष में धीरे धीरे तीसरी दुनिया के राष्ट्र संगठित होते जा रहे हैं और उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपना रहे हैं। इस संघर्ष में विकासशील देशों को यह आशा है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश कई प्रकार की रियायतें देने के लिए मजबूर होंगे और दुनिया के धन का वितरण इस प्रकार से होने लगेगा कि जिसका लाभ उसके पक्ष में होने लगेगा। G7 समूह के जो विकसित देश तीसरी दुनिया के नव उपनिवेशवादी वर्चस्व कायम करने में लगे हैं, उनका मुकाबला G77 के विकासशील देश मिलकर ही कर सकते हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह पूंजीवाद पर आधारित आधारशिला को ठुकराए बिना छोटे मोटे सुधार अर्थव्यवस्था को करना चाहता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन लाना आदि, जबकि सारी कठिनाइयों की जड़ पुरातन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रचलित ढांचा है। संक्षेप में, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज की अवधारणा अभी भी शैशवावस्था में है। इसके आयामों ने निश्चित रूप धारण नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए
ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अब इस महामारी के बाद तो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की एक बार पुनः चौपट हो गई है और इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी दुनिया को एक बार पुनः संघर्ष करना होगा। धन्यवाद।